तो सबसे पहले तो मैं ऑटिज्म का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी कि ऑटिज्म होता क्या है कि ये बेसिकली डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है, जो ब्रेन में डिफरेंसेस होने की वजह से या डिसेबिलिटी होने की वजह से ही हमारे अंदर ये कॉज़ होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जिसको एएसडी भी कहा जाता है। मोस्टली बच्चों में या लोग तो बच्चों की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, वो यही होता है कि सोशल कम्युनिकेशन इनकी नहीं होती, इंटरैक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो सोशल कम्युनिकेशन उनकी नहीं होती। इनके अलावा इंटरेक्शन वो नहीं कर पाते। इनके बहुत से जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो उनके बड़े रिपिटेटिव किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, जो मतलब वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। मतलब अगर तालियां बजा रहे हैं तो वो तालियां बजाते ही रहेंगे, या वो आई ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो वो आई ब्लिंकिंग करते ही जाएंगे। अगर उनकी कोई हैंड या फिर आर्म या फिर लेग की कोई मूवमेंट है तो वो करते ही चले जाएंगे। ये बड़ी कॉमन सी जो हमें पता भी है, जो हम लोग गूगल पर या कोई देखते भी हैं या हमें कोई बताता भी है, तो बड़ी मेन सी ये सिम्टम्स होती है। सोशल कम्युनिकेशन में इनको जो जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये बड़े रिजिड किस्म के इनके बिहेवियर्स होते हैं, जिसमें वो मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे, वो ऑटिज्म का बच्चा है, तो उसमें ना तो कोई हैप्पीनेस के कोई एक्सप्रेशंस होंगे, ना वो सैड होने के एक्सप्रेशंस होंगे। बड़ा ही रिजिड किस्म का उनका फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर किस तरीके से होंगे उसकी मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी कि बड़े अनयूजुअल से बिहेवियर होते हैं इनके, जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते इनके। आप एक नॉर्मल बच्चे को जब आप उन वो टॉय से खेल रहा होता है, तो आप उनको कोई चीज़ अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उठाकर फेंक सकता है, या फिर जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देगा। फिर उनको जो पेरेंट्स होंगे या सिबलिंग्स होंगे, जो बहन-भाई हैं, वो उनको कहेंगे कि तुम इसको ऐसे कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, तो वो उस बात को समझ लेते हैं। लेकिन ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, वो इस तरह से नहीं होते, उनके बड़े अनयूजुअल किस्म के बिहेवियर्स होते हैं। अब वो अनयूजुअल बिहेवियर्स किस तरीके से होंगे कि अगर चलिए एक लड़के की बेबी बॉय की बात कर लेते हैं कि वो मोस्टली लड़कों को टॉयज़ के साथ खेलने में जो है ना कार्स बहुत पसंद होती हैं, ठीक है? और वो कार्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, और वो बड़े अरेंज कर रहे होते हैं कि एक बस स्टैंड है और वहाँ पर डिफरेंट किस्म की कार्स हैं और बसेस खड़ी हैं। अच्छा, फिर ये होगा कि अगर वो उनकी अरेंजमेंट्स अगर खराब हो गई है, अगर वो अरेंज नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होता है, वो ना सैड हो जाते हैं। और वो सैड होते हैं तो वो सैड का जो ड्यूरेशन होता है उनकी सैडनेस का, वो बड़ा तवील होता है, वो बड़ा लॉन्ग किस्म का होता है। उसके बाद वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, वो उनके साथ खेल ही नहीं पाते। जिस तरह ये ब्लॉक्स की आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं ये ब्लॉक्स। वो इनको अरेंज करते हैं, कोई कासल बना रहे हैं, कोई होम स्टाइल में बना रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट किस्म के रोबोटिक किस्म की वो चीज़ें बना रहे होते हैं। तो ये जो है ना ऑटिस्टिक जो बच्चा होगा, जब उनकी अरेंजमेंट्स डिस्टर्ब होंगी, तो वो जो है इसको बड़ा अनयूजुअल सा बिहेवियर शो कर देंगे, बड़ा रिजिड उनका बिहेवियर होगा, जो वो फिर कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। अब इसमें ये तो हो गई ना बड़ी कॉमन सी हमारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कि अपसेट हो जाना, ऑब्सेसिव उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके हैंड्स फ्लैप्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो टांगों को हिला रहे हैं तो वो हिलाते ही चले जाएंगे। ये तो बड़े हो गए रेपिटेटिव इनके बिहेवियर्स हो जाते हैं। इनके अलावा जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग शायद जो इनकी रेशियो है ना, हर 5 में से 1 बच्चा ऑटिस्टिक है ही है। जो अब इनकी जो न्यू रिसर्चेस शो हो रही हैं, जो ये यूकेस बेस्ड जो हमारी रिसर्चेस है जिनको हम पढ़ते हैं, जो आप गूगल पर देखते होंगे, जो ऑथेंटिक आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, वहाँ पे ये रिसर्च शो हुई है कि 5 में से जो 1 बच्चा होगा, वो लाज़मी ऑटिस्टिक होता है। तो इसमें जो है ना, अब इसमें से जो मोस्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी, वो बड़ी डिलेड स्पीच होगी। जो बच्चा जो है ना, वो मोस्टली जो है ना 4-5 महीने के बाद जो है ना मोस्टली कोई ब की साउंड निकालता है, लाइक वो बाबा कहना चाहता है, या मामा की है तो माँ कहना चाहता है। कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कोई ना कोई वो उसको बोलने की कोशिश करता है। जो बच्चों की जो चाइल्ड थेरेपिस्ट जो इसमें स्पेशलाइज़्ड होते हैं, वो उनको अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा इनकी डिलेड स्पीच के साथ इनकी मूवमेंट नहीं होती, पर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जब पैदा होता है, जब माँ के पेट से जब वो निकलता है, तो वो अब आजकल की जिस तरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो फ़ौरन से जो है ना उनकी आइज़ मतलब वो खुल जाती हैं, और वो इधर-उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप उनको कोई कहीं पर अगर शोर हो रहा है तो वो उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बच्चा पैदा हुआ है और वो इस तरह की मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अभी छोटा है, इसको क्या पता। तो ये बड़ी बारीक-बीनी वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब स्टार्ट से ही आपको देखनी पड़ती हैं, और ये मतलब गौर करने से ही आपको आएँगी। नहीं तो फिर आपको जो है ये तकरीबन 9 मंथ्स के बाद ये आपको सिम्पटम्स शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं इनमें, तो इनमें एंग्जायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेट ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जो इनका हिटिंग बिहेवियर होता है, वो थेरेपिस्ट के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता है।
क्योंकि समटाइम्स जहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ पर इवन दो कि वो अगर वो अगर किसी चीज़ से एस्केप लेना चाह रहे हैं तो वो अपने थेरेपिस्ट को जो है वो हेट करते हैं, और वो बड़ी बैडली किस्म का हेट करते हैं कि वो उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें फिर थेरेपिस्ट का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो उसको कुछ भी नहीं कर सकता, या तो फिर आप उसको रूम में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, या फिर जो को वर्कर्स होते हैं थेरेपिस्ट के साथ वो उनको डील कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हम उसको थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए जो है हम उसको अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी हम उस पर नजर रखते हैं कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। अब बात आती है कि डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी। मैं एक्चुअली ऑटिज्म का थोड़ा रिव्यू इसलिए देना चाह रही थी कि जो हमारा बेसिक टॉपिक तो हमारा एबीए है, लेकिन ऑटिज्म के बारे में आपको पता होगा तो ही आपको थोड़ा एबीए का पता चलेगा कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर बात आती है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग की। अब स्क्रीनिंग में जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि बच्चे को स्टार्ट से ही देखना पड़ता है कि आप एक बच्चे को अगर क्लैप करके दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली वो उसकी तरफ सुनता है, वो देखता है, इधर देखता है। लेकिन आप इसके साथ साथ आप उसको कोई चीज दिखाएंगे, आप मुंह में जिस तरह हम एक पेंडुलम की तरह उसको एक दिखाते हैं तो वो चीजें वो वहीं उसी की चीज की तरफ ही देखता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई इस तरह का बिहेवियर शो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी कहीं स्पीच डिले होगी, कहीं ना कोई उसकी डेफिशिएंसी उसकी रह गई है, और ये फर्दर जो है ना हमें शो होती रहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 मंथ्स के बाद या 18 मंथ्स के बाद इस तरीके से जो है ना इनकी मूवमेंट्स या फिर जो भी इनके सिम्टम्स हैं वो हमें शो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट की अब जब तक बात आती है ना तो ट्रीटमेंट में ए बी जो है ना वो सबसे जो है ना टॉप लिस्ट पर है, जो बेसिकली क्रिएट भी इसलिए किया गया था, और ये जो वर्कशॉप है बेसिकली वो भी ए बी पे ही कंडक्ट की गई थी। अब इसमें जो है ना यहाँ पर मेडिसिन भी यूज की जाती हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, ठीक है। इसके अलावा साइकोथेरेपीज भी यूज की जाती हैं, लेकिन वो बच्चों की सिविरिटी पर डिपेंड करता है कि वो इसी तरीके से जो है ना किस तरीके से उसको मैनेज करना है, ठीक। अब जिस तरह अब इसमें एबीए की मैंने बात की थी, तो एबीए जो है ना बेसिकली इसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते होते हैं। अब पाकिस्तान में इसका ट्रेंड अभी भी नहीं है। इसको अभी हम हमारी साइकोथेरेपी जो जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, अभी हमारी इस पाकिस्तानी कौम जो है ना वो इसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो एबीए तो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेसिकली जो एबीए है जो इसकी स्टडी है ये साइंटिफिक बेस पे होती है, ये साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं कह सकते, लेकिन बस साइकोलॉजी का इसका इंटरेक्शन है, इसका कोई इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन है। इसके अलावा या फिर इसको कह दें बस मोस्ट इन शॉर्ट आप इसको यही कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली जो है हर चीज़ का डाटा रखा जाता है, हर चीज़ की वर्कशीट होती है, और ये थेरेपिस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो हर एक मूवमेंट का जो है वो उसने रिकॉर्ड रखना होता है कि एक बिहेवियर जो हमारा अकर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक हिटिंग बिहेवियर हम ले लेते हैं कि बच्चा बार बार किसी चीज पे हिट कर रहा है, वो अपने बहन भाइयों को मार रहा है, माँ को भी मार रहा है, बाप को भी मार रहा है, तो कोई भी अगर गेस्ट आ गया तो वो उसको भी हिट करना शुरू कर देता है। हमने इस चीज को डिक्रीज करना था, हमने मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को डिक्रीज करना होता है, जिसके लिए एबीए थेरेपी यूज की जाती है। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज की जाती है, इसके अलावा अडल्ट के लिए यूज की जाती है, ना कि ऑटिज्म के बच्चों के लिए यूज होती है, बल्कि हम नॉर्मली इनको भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग के बच्चे हैं या फिर अडल्ट्स हैं, सॉरी अडल्ट्स जिस तरह यूज करते हैं ड्रग्स वगैरह, तो उनके उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए भी हम मैम आपकी एबी। वॉइस क्लियर नहीं है। अब आप क्लियर है? यस मैम आप आ रही। चलिए ठीक है, बाकी सबको आ रही है? ओके। तो एबी जो है अभी भी इवन यूके में इसका कोई, इवन जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स है उधर भी इसका अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर कोई बिल पास नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रही हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। उनकी एक्सेप्ट करने की वजह ये है, ना करने की वजह ये है कि वो कहते हैं कि आप एक जिस तरह नॉर्मल एक डिप्रेशन का बंदा है, एंजाइटी का बंदा है, जब आप उसको लेकर वो जब आपके पास आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो कंसेंट फॉर्म उनके पास फिल करवाया जाता है कि आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है जो भी इसमें चीज की करवाई जाएगी उसमें आपका कंसेंट होगा। लेकिन एबीए में वहां पर तो कोई कंसेंट ही नहीं होता है, जो भी कंसेंट होगा वो आपके पेरेंट्स का होगा, उस बच्चे के पेरेंट्स का होगा, और एक थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो जिसकी वजह से अभी तक वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज अभी अप्रूव नहीं की जा रही। तो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन कुछ अब जिस तरह केसेस हुए हैं तो अब तो काफी नुआ हुई है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज को एक्सेप्ट होने में। लेकिन ये इफेक्टिव बहुत है, क्योंकि अभी बहुत से सेंटर्स इसके इस्लामाबाद में भी हैं, आप लाहौर में भी देख सकते हैं, कराची में भी हैं, तो डेफिनेटली इसको टाइम लगने वाला है अभी। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो स्पीच थेरेपी जो बच्चों के ऊपर डिलेड स्पीच होती है वो क्यों किस तरह से हो रही है, उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ये उनके लिए भी यूज की जाती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हर इसकी एबीए में फील्ड में जो है ना इसकी टाइप्स हैं, और ये जो है अपना हर कोई अपना जो है ना वो काम अच्छे से करता है। अब यहाँ पर एक कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट में किसी को डिफरेंस पता है? एनीवन? मैम प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन। मैंने पूछा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट में कोई डिफरेंस पता है? यस मैम। जी बोले।
मैम जो ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट या जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो दरअसल हम ये भी कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय को कोई स्ट्रेस या कोई डिजीज या डिसऑर्डर है ना, वो उसको जी डील जी। करते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आई गेस टोटली इससे डिफरेंट है, क्योंकि वो मस्कुलर और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ओके दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होते हैं वो हमें नॉर्मल जो फंक्शन डेली लाइफ की जो हमारी फंक्शनिंग है उसमें हेल्प आउट करते होते हैं। जिस तरह अभी इन्होंने कहा है, आई डोंट नो द नेम, लेकिन इन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो स्ट्रेस में है और वो बिल्कुल ही उसकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है और वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएगा और फिर वो उनको हेल्प आउट करेगा। इसी तरह से जिस तरह ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, इनमें भी हर केस सिवियर नहीं होता है, ये भी सिविरिटी पर डिपेंड करता है, कोई माइल्ड है कोई मॉडरेट है, तो इसी तरीके से ही इनका सीन चलता है। और इसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जब इनकी ऑटिज्म थोड़ा जब इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है और काफी हद तक उनकी इंप्रूवमेंट हो रही होती है, फिर जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं और वो जो है उनको सिखाते हैं कि आपने कपड़े किस तरीके से पहने हैं, आपने खाना कैसे है, और आपने उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब चीजें जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कराते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली जो है ना वो हमारी इंजरीज, कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी मूवमेंट नहीं हो रही टांग की, तो वो इस सेंस में जो है ना वो वर्क वर्क करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद था वो यही था कि बहुत से लोग इस चीज में ना कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो भी जो है ना ये फिजियोथेरेपिस्ट वाला ही काम करते हैं, लेकिन इट्स टोटली डिफरेंट टर्म्स। अच्छा इसके अलावा जो है, अच्छा इसके अलावा जो है ना हमारे पास, अब आपको स्लाइड शो हो रही है? जी मैम। ओके ओके फाइन। अब इसमें जो है ना एबी के जो प्रोग्राम्स है ना, इसमें बहुत सी डेफिनेटली अब ये वर्कशॉप है तो मैं बड़ा सिंपल सा ओवरव्यू देना चाहूंगी कि उसमें डीपली तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोगों की अपनी साइकोलॉजी और एबीए जो है ना वो बड़ी मिक्सअप हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। इसमें स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इसमें बड़ी डीटीटी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग है इसमें, इसके अलावा नेचुरल इन्वायरमेंट ट्रेनिंग है, ये डिफरेंट किस्म का इनका एक स्ट्रैटेजीज बनी होती है। इसके अलावा भी हैं जो इनको यूज की जाती हैं और इन्हीं के थ्रू ही बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाता है। जो बिहेवियर आउटबर्स्ट हो जाते हैं वो भी इन्हीं के थ्रू किए जाते हैं। अब जो बिहेवियर आउटबर्स्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को जो चीज नहीं मिलती है जो उसकी रिक्वायर्ड होती है, तो वो क्या करता है कि वो फौरन से जो ना रोना स्टार्ट कर देता है और वो इतना रोना रोता है कि वो जो है ना संभलने में ही नहीं आता। तो फिर हमने वहीं पर वो जो जो सब पीक लेवल होता है रोने का, उसको बिहेवियर आउटबर्स्ट कहते होते हैं। हेलो। और हेलो। सॉरी। ओके। अच्छा इसमें है ना डिस्क्रीट ट्रायल जो ट्रेनिंग होती है ना, इसमें बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग में कहूँ तो इसमें जो बच्चे को फॉर एग्जांपल हमने उनको सिखाना है कि आपने जो है टूथब्रश किस तरीके से करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उनको सिखाना है। तो वो हमने कोई भी अगर उनको टास्क देता है थेरेपिस्ट, तो वो जो है उनको चंक्स की फॉर्म में दिया जाता है। अब चंक्स की फॉर्म में देना क्या होगा कि उनको टुकड़ों की शक्ल में चीजें बताई जाती हैं ताकि वो उनको पीसीस की फॉर्म में उन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकें, या फिर उनको अपना जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। इसमें सबसे पहले जो जो भी करेक्ट रिस्पॉन्स उनको वो जो बच्चे देंगे, उनमें रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर रीइंफोर्सर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और वो रीइंफोर्सर्स ही उनके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते होते हैं, जिसमें आपने बड़ा एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये इसी तरीके से ये होते हैं, टोकन इकोनॉमी होती है कि आपको जब भी आप करेक्ट रिस्पॉन्स देंगे तो हम आपको एक टोकन देंगे और उस टोकन में या तो फिर आपको कोई आपका डिजायर टॉय दिया जाएगा या फिर कोई डिजायर ईटेबल आइटम जो है ना वो आपको दिया जाएगा। तो इसमें रिवॉर्ड जो है ना वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो बेसिक चीज होती है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट ट्रेनिंग। अब तो नेचुरल इन्वायरमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक बच्चे को अगर सिखाना है, स्कूलिंग करनी है उसकी, और वो स्कूल वो नहीं जा पाता है, तो हमने उसको एक थेरेपी रूम होता है, मैं आपको एक पिक्चर भी शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की पिक्स हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक ऐसे आपके माइंड में एक स्केच सा बन जाए कि अगर आपने एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाना है, कि उसने स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करना है, कि उसने किस तरीके से बैग अपना साथ लेकर जाना है, लंच बॉक्स, और वहां पर किस तरीके से पढ़ना है, तो ये जो है ना उसको एक थेरेपी रूम में सिखाया जाता है। और उस थेरेपी रूम में ये नहीं कि आपने इसको जस्ट एक टेबल पर बिठा दिया और आप उसकी खाएंगे, नो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसके लिए तब होता है कि जब आप थेरेपी रूम है और उसमें प्रॉपर वहीं पर स्कूल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें एक टीचर, कुछ स्टूडेंट्स, और वहां पर पूरा एक जिस तरह स्कूल का इन्वायरमेंट या फिर क्लास का इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट किया जाता है और वहां पर उनको सिखाया जाता है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर, कि जब तक बच्चा जो है वो 100% बिहेवियर सीख नहीं लेता, हमने नेक्स्ट बिहेवियर पे मूव नहीं करना है। अब जब आप एक इसको स्कूलिंग सिखाएंगे ना थेरेपी रूम में, तो उसके बाद जो है हमने उसको डिफरेंट थेरेपिस्ट जो दूसरे होंगे, एक तो थेरेपिस्ट जो उसके साथ काम कर ही रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन उसके अलावा कोई और थेरेपिस्ट को बुलाएंगे। क्या वो बच्चा किसी और थेरेपिस्ट के साथ ही वही सेम काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर सिर्फ अपने ही थेरेपिस्ट के साथ
साथ ही वो कंफर्टेबल है और उसी के सामने ही अपना जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब बेसिकली करवाने का ये मकसद होता है कि जिस तरह हम देखें ऑटिस्टिक बच्चे को थोड़ा अपनी लाइफ में लाना बहुत मुश्किल होता है, तो डेफिनेटली हमने उस बिहेवियर को 100% जब तक वो डर नहीं कर लेता हमने उसको नहीं करवाना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज ये भी होती है कि हमने थेरेपिस्ट रूम, जो थेरेपी रूम होता है उसमें ये सारा एक्टिविटी करवाने के बाद हमने उसको स्कूल में भी लेकर जाना है। कि अब इसमें ये नहीं है कि इसमें आप उसको सिखाएंगे तो बड़ा वो स्मूथली वो चीज़ों को कर लेगा, कई दफ़ा वो एस्केप ले रहा होता है, उसको अटेंशन कभी चाहिए होती है, कभी वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो चीज़ें मतलब वो नहीं करता और उसके बिहेवियर्स मतलब लाइक कोई हिटिंग बिहेवियर है या फिर वो फिर एस्केप ले लेगा या फिर अटेंशन उसको चाहिए होगी, तो वो ये काम पूरा प्रोसेस जो होगा वो स्मूथली नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत सी हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक किस्म का कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी करवाना हो जाता है। तो हमने उसको स्कूल में भी लेकर जाना है और स्कूल में भी उसको ये चीज़ें प्रैक्टिस करवानी है तब तक जब तक उसका बिहेवियर कंप्लीटली तौर पर उसको सीख नहीं लेता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्बल लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चैलेंजिंग बिहेवियर्स आपको स्क्रीन पर शो होंगे कि एग्रेशन उनको एज सेल्फ इंजरी हो जाती है। समटाइम्स वो दोनों ही मतलब थेरेपिस्ट और उनके दरमियान ही इतना मतलब उनको वो एक क्या कह सकते हैं कि उनके टेंट्रम्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अगर मैं कहूँ तो एक बड़ी हेक्टिक किस्म की एक जॉब है और थेरेपिस्ट के लिए बहुत हेक्टिक होता है। तो समटाइम्स जो थेरेपिस्ट होता है वो खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सा एक सीन हो जाता है इसमें। अच्छा, इसमें अब वही मैंने जो शायद मैंने पहले भी एक बात की थी कि डाटा कलेक्शन। अच्छा, डाटा कलेक्शन एबीए में तो यूं समझें कि आप सबसे पहले डाटा कलेक्शन उसके बाद कोई दूसरा स्टेप आता है। अब मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट हम जिस तरह साइकोथेरेपीज होती हैं जिस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर क्लाइंट्स हमारे पास डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ओसीडी के जब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास वर्बली भी होता है और हम लोग जस्ट एक की पॉइंट्स लिख रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ से सिम्टम्स थी और मैं ये काम नहीं कर पा रही या वो काम नहीं कर पा रही, तो हम बड़ी की पॉइंट्स उनके बना लेते हैं। लेकिन डाटा कलेक्शन जो एबीए में होती है, जो बच्चे की या फिर अडल्ट की होती है, उसमें प्रॉपर एक जो है ना वो उनके फॉर्म होते हैं और हमने हर एक बिहेवियर का को रिकॉर्ड करना होता है। तो डेफिनेटली उसको फर्दर हम मैम जब जी मैम ये स्लाइड तो चेंज नहीं हो रहे। नहीं, मैं डाटा कलेक्शन की स्लाइड शो हो रही है। नो मैम। मैम स्लाइड्स नहीं शो रही, वर्ड फाइल ओपन है। ओके, लेट मी चेक। अब हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसमें यह है कि डाटा कलेक्शन जो मैं जिस तरह बता रही थी कि डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अब यहाँ पर ना कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर तो कोई क्वेश्चनर्स भी नहीं है, ठीक है। चलें डिप्रेशन वाले बंदे के तो हम उनको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चनर है, आप उसको फिल करें, या जो स्केल्स हम लोग उनको देते हैं तो वो उसको यूज़ करके या उसको अप्लाई करके हम उनको स्कोरिंग करके बता सकते हैं कि इनका इतना डिप्रेशन है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हम ऑटिस्टिक बच्चों को क्या कहेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चा तो जब इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो उस चीज़ को कुछ बता सके, तो इसमें जो मेन रोल होता है ना वो पेरेंट्स होते हैं। और वो पेरेंट्स के लिए जो है ना वो इनके लिए एक क्वेश्चन होता है जिसका बड़ा फेमस था, इसका नाम है क्यूएबीएफ, ठीक है। अब इंशाल्लाह फर्दर कोर्स जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। तो जो क्यूएबीएफ है, जो फॉर्म होता है वो बड़ा लेंथी होता है, ऑलमोस्ट 4 पेजेस का होता है वो जो फॉर्म है, और वो पेरेंट्स के लिए होता है। अब वो पेरेंट कोई भी आ सकता है, मदर है या फादर है, तो वो उसको फिल करते हैं। उसमें क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अगर एक भी जो बिहेवियर एक बच्चे का कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो ज्यादा माल अडेप्टिव है और जो परेशान कौन है, मतलब वो इंग्लिश में एक प्रॉपर फॉर्म होता है, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स भी समटाइम्स कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। अब डेफिनेटली ऑटिस्टिक बच्चा तो बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बच्चा है और वो नॉर्मल बच्चों की तरह तो आप नहीं कह सकते कि आप सो जाओ तो वो सो जाएगा। तो पेरेंट्स यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो बच्चे का जो सिम्टम्स है मजीद सेवियर हो जाते हैं। तो उसमें जो है ना अब यहाँ पर जब अब थेरेपी चल रही होती है बच्चे की, तो उसमें फिर वीकली या फिर मंथली जो है ना वो हर पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिनमें उनको वो सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि एक मंथ में यहाँ पर इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है और यहाँ पर नहीं। तो ये जो है ना सारा जो है ना थेरेपिस्ट का काम है कि उसको तो ये करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो उनको एज ए प्रूफ दिखाना है कि आपका बच्चा जो है ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आपने इसके अलावा होम टास्क भी दिए जाते हैं पेरेंट्स को कि आप लोगों ने इसको करवाने हैं। तो बेसिकली डाटा कलेक्शन पे बड़ी स्ट्रेस दिया जाता है, बड़ा जोर दिया जाता है कि आप लोगों ने डाटा कलेक्शन लाजमी करनी है, क्योंकि ये हमने जब रिकॉर्ड रखना है तो डेफिनेटली जब हमारे पास ही नहीं होगा तो हम वर्बली तो नहीं बता सकते ना कि जो फलां जगह पे किसने कौन सा बिहेवियर किया था और वो कितने सेकंड के लिए रहा था, कितने टाइम के लिए उसने ये किया और कितनी देर के बाद किया। तो ये डेफिनेटली डाटा कलेक्शन के बाद ही आ सकता है।
अब जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन एक जो चीज होती है ना, वो यही वाली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है स्कूल वाली। तो जब हम थेरेपी में जब हम उनको कराते हैं ना, तो थेरेपी रूम में, तो उनको फिर जो है ना, उसको हमने उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट जो हमने उसको सिखाना था वहां पर लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जो है ना, एक बच्चे को हमने पार्क में बंदा थे कि हम लोग, मैंने कहा था कि जिस तरह मैंने आपको एक स्कूल के एग्जाम्पल दी थी कि हम लोग जो है वो अगर थेरेपी रूम में जो है ना उनको जो चीज सिखा रहे हैं, तो हम लोगों ने डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ भी उसका एक्सपोजर कराना है। डिफरेंट क्या वो उनके सामने चीज परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा जो जनरलाइजेशन है ना, वो हमने मतलब उस इन्वायरमेंट में करवाना है। अच्छा, इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यूं दे देती हूँ कि जिस तरह बच्चे होते हैं ना, कि उनको डिजायर्ड उनको अगर उस बच्चे को पसंद है कि मैंने पार्क में जाना है और बॉल से खेलना है, तो हमने जो है ना उसको पहले जो है ना लेकिन वो नहीं जा पा रहा है, वो एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, तो हमने उसको पहले उसको थेरेपी रूम में उसको चीज सिखानी है। उसके बाद जो है ना वो थेरेपिस्ट के साथ थेरेपिस्ट वहां खुद जाता है उसके साथ और वहां पर उसको परफॉर्म कर। इसके अलावा जर्नलाइजेशन का एक और कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जब हमें बच्चे को एक व्यू बना होता है ना कि एक जो दाढ़ी और मूंछ वाला जो बंदा है ना, वो जो है ना वो बाबा होते हैं, और जो शलवार कमीज और दुपट्टे वाली जो औरत, जो लेडी होंगी वो अम्मी होती हैं। तो वो इस चीज को जनरलाइज कर लेता है, वो कहीं पर भी चला जाता है ना, तो फिर वो हर दाढ़ी और मूंछ वाले बंदे को कहेगा कि ये मेरे बाबा हैं। और जो है ना वो शलवार कमीज जिसने पहनी हुई होगी और दुपट्टा लिया होगा, तो वो कहेगी कि मेरी मामा है। तो ये भी एक एक जनरलाइजेशन का होता है, क्योंकि वो हर चीज को उस चीज के ऊपर जो कॉन्सेप्ट उसको सिखाया जाता है वो जनरलाइज कर लेता है। प्लानिंग ये इस तरीके से, ये काफी अब ये मजीद इसको डेप्थ में नहीं जाना हमने। तो एबी करिकुलम में थोड़ा इसका शॉर्ट टाइम भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। तो इसमें एक करिकुलम इसका होता है, उसमें स्पेसिफिकली जो डिजाइन किए जाते हैं जो हर एज के बच्चे के साथ जो है ना एक करिकुलम डिजाइन होता है और वो उनको सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको स्लाइड शो हो रही होगी कि लैंग्वेज, प्ले, अडेप्टिव स्किल, इन सब चीजों के जो होते हैं अलग से करिकुलम मतलब एक बनाया जाता है। जिस तरह लैंग्वेज का मैं आपको एक बताती हूँ कि लैंग्वेज जो करिकुलम होगा, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है कि यहाँ पर 0 to 12 मंथ्स के लिए हम लोगों ने ये चीज करनी है, और फिर के लिए हम लोगों ने ये चीजें हैं। तो हर ये जो ईयर का जो बच्चा होगा उसके लिए अलग से बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि एक बच्चे को कोई चीज सिखानी है ना, कि हमने उसको सिखाना है कि तुमने बोलना है बुक, ठीक है। तो वो बुक हमने वो उसको बताएंगे तो वो बुक नहीं बोलेगा, बल्कि हमने उसको सेलेबल्स को उनको कट कर देना है। जिस तरह हम इंग्लिश के सेलेबल्स होते हैं ना, तो हम उसको थोड़ा तोड़ तोड़ कर सीख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमने उनको इसी तरीके से सिखाना होता है कि बुक जो बोलना है, तो वो सबसे पहले जो साउंड आएगी यहाँ पर होगी ब की साउंड। बो, बो। वो जब तक उसकी यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग यूज होती है, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग यही होती है कि हमने उसको कंप्लीट करवाना है ये एक्शन। सबसे पहले वो सीखेगा। जब वो कंप्लीटली तौर पर सीख लेगा, उसके बाद हमने उसको नेक्स्ट मूव करना है। किसके ऊपर? ऊ के ऊपर। बू, ऊ के ऊपर। फिर क के ऊपर। तो हमने उसको चंक्स में चीज सिखानी है, थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा कि हमने उसको इस तरीके से सिखाना होता है। अगर बुक बोलना सिखाना है, तो वो सबसे पहले उसको बोलेगा, बो की साइन उसको साउंड देनी है। बो जब उसकी वो कंप्लीट उसकी कमांड हो जाएगी उस पे, देन फिर जो है ना हमने ऊ के ऊपर मूव करना है। जब वो मुंह ऊ के ऊपर हमारी उसकी कमांड हो जाएगी, तब देन जो है ना हमने को की तरफ हमने उसकी जो है ना उसकी कमांड करानी है। तो फिर एट द एंड वो उस चीज को बोलना सीख जाएगा, बुक। ठीक है। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हमने उसको चंक्स की फॉर्म में सिखाना है, टुकड़ों में उसको सिखाना है कि किस तरीके से लफ्ज को बोलना है। लैंग्वेज करिकुलम ये सारा इसी तरीके से है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि बच्चे को सिखाना है कि एप्पल है, तो उसको हमने सबसे पहले तो उसको एप्पल दिखाना है कि ये चीज एप्पल होती है। अगर उसकी मैचिंग करानी है, तो हमने क्या होगा कि हम उसके सामने पिक्चर्स रख देंगे, ठीक है।
पहले तो हम उसको एप्पल के बारे में सारा इंट्रोडक्शन देंगे, एप्पल के ऊपर कमांड करवाएंगे कि ये चीज एप्पल होती है, उसका ये कलर होता है। तो अब हमने फॉर एग्जाम्पल उसको मैचिंग सिखानी है, ठीक है, तो हम उसके सामने पिक्चर्स रख देंगे, और वो जो जिस पिक्चर को वो उसको एप्पल लगेगा वो उसके ऊपर रख देगा, ठीक है, उसी जो फिजिकल में हमारे पास जो एप्पल होगा वो उसी पिक्चर के ऊपर रख देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पर यूज होती है एरर करेक्शन। डेफिनेटली डेप्थ में नहीं जाना है, तो एरर करेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने उस चीज को दोबारा से सीखना है उसको। तो जब वो सीख लेगा देन उसको फिर वही बात आती है कि हमने रीइंफोर्सर्स लाजमी यूज करने हैं, क्योंकि ये उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथ होता है। और इसी तरीके से मैंने आपको वोकल में चीजें भी मैंने जो आपने बुक की जिस तरह करके दिखाई है, तो बॉल की भी हमने उसको इसी तरीके से सिखाना है कि ब की साउंड है, बॉल बॉल नहीं बोलना बल्कि ब ल की साउंड भी देना है, ब एंड लो की साउंड देनी है। देन जो है वो उसकी बॉल जो है ना वो बोलना सीखेगा। तो कॉन्वर्सेशन में भी उसको जो है ना हमने जब यहाँ पर एक ही एग्जांपल दी गई है कि अगर वो फेवरेट फूड फ्रूट बोल रहा है तो वो एप्पल जो है ना उसको बोलेगा। अच्छा, इसके प्ले जो है ना, इनके जो आप प्लेइंग देखी है ना, मैंने शायद एक पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इनके प्ले भी जो है ना बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। चलिए एक एक ये पिक्चर में ले लेती हूँ, मैं इसलिए आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ क्योंकि एपीएमए में ज्यादा थोड़ा विजुअल्स यूज होते हैं, तो मेरे पास मैं वर्कशॉप है तो डेफिनेटली मैं इतना थॉरली तो नहीं बता सकती। लेकिन आप जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पर टॉयज पड़े हैं, जिस तरह माँ जो है ना वो पिक्चर में आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पर टॉयज भी डिफरेंट होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के टॉयज वो नहीं होते जो नॉर्मली बच्चों को हम लोग देते हैं कि कोई वो कार लेकर दे दिए, नहीं, बल्कि उनके डिफरेंट उनके इसके अकॉर्डिंगली उनके डिजाइन होते हैं, और वो वहाँ पर मार्केट्स में भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस चीज को फील करते हैं और फिर जो है उनके साथ खेलते हैं। उनके खेलने के तरीके कार भी प्रॉपर करिकुलम बना हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको दिया जाता है। अडेप्टिव स्किल में डेफिनेटली उन्हें चीज सिखानी है तो ये पेरेंट्स पे भी कुछ जिम्मेदारी होती है, क्योंकि डेफिनेटली कंसेंट तो पेरेंट्स का ही होता है। तो वो जो चीज थेरेपी रूम में कर रहे हैं तो ये चीज की भी श्योरिटी की जाती है कि वही चीज वो घर में भी परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ईटिंग सिखाई जा रही है कि आप लोगों ने ईटिंग कैसे करनी है, तो वो ईटिंग ना सके घर में सिखाई जाएगी बल्कि उनको रेस्टोरेंट में भी सिखाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें थेरेपिस्ट उनके साथ ही मूव करता है, उनको सिखाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट उनके साथ काम कर रहा है। मोटर स्किल्स में भी इसी तरीके से उनके साथ काम किया जाता है। इसके अलावा सोशल स्किल के ऊपर भी उनको सोशल स्किल यही जनरलाइजेशन है कि जो चीज आप थेरेपी रूम में उनको सिखाते हैं वो आपने बाहर भी उनको सिखानी है ताकि वो उस चीज को बेटरली जो है ना परफॉर्म कर सके। इसके अलावा कंक्लूजन इसका फिर मैं इसका यही होगा कि ऑल द जो एबीए थेरेपी है वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है इन ऑटिज्म के लिए। डेफिनेटली वहाँ पर डिजाइन ही इसी के लिए की गई है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं इस फील्ड में जब आई थी तो मुझे एक बंदा मिले, साहब साहब मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरीके से बच्चा है और क्या करना चाहिए उसके साथ। तो मैं बड़ी प्राउड फील किया और मैंने कहा कि जिस तरह न्यू न्यू बंदे ने स्किल सीखी हुई होती है, तो मैंने उनको कहा कि मैं बीसीबीए हूँ, मतलब बीसीबीए मीन्स के बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड अप्लाइड एनालिस्ट जो होते हैं। तो उन्होंने कहा इसका क्या तरीकाकार होता है, मतलब ये क्यों, ये क्या चीज है ना। मैंने कहा इसमें स्पेसिफिकली जो है ना एबीए डिजाइन ही इन्हीं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए की गई है। तो क्या उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तो मतलब आप एक बच्चे को रोबोट बना देंगे। मैंने कहा रोबोट का क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तो आप एक बच्चे को कहेंगे कि क्लैपिंग करो तो वो आगे से क्लैपिंग करेगा, आप एक बच्चे को कहेंगे कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा मैं उनको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करती। देन मैंने फर्दर जो है ना फिर मैंने जब स्टडी किया और मैं इस फील्ड में मजीद मैंने इसमें स्टडी किया, काम किया, देखा वीडियोस आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को काफी हेल्प होगी जो आप लोगों ने इतना जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये तो एक पॉपुलेशन है एक साइड वाली, ये जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक पॉपुलेशन वो भी है कि जो मुझे ऐसी मदर्स और मतलब पेरेंट्स मिले जिन्होंने कहा कि मतलब एबीए थेरेपिस्ट हमारे लिए कोई फरिश्ता साबित हुए हैं कि उन्होंने मेरे बच्चे का जो है ना वो नई जिंदगी दी। और इस किस्म के पॉजिटिव किस्म के रिव्यूज मिले।
तो बेसिकली अब आप लोगों को ये जो वर्कशॉप कंडक्ट करने का मतलब था वो यही था कि आप लोग वो पहले वाले ना बने, पॉपुलेशन वाले ना बने, बल्कि दूसरी पॉपुलेशन वाले बने। इस वर्कशॉप के बाद मैं इतना श्योरिटी से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 60% कह सकती हूँ कि कल को अगर कोई आपको पूछे कि एबीए क्या है या ऑटिज्म के बच्चे कौन से होते हैं या उनकी हेल्प किस तरीके से की जा सकती है, तो इतनी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि आप उनको गाइड कर सको, कि आप लोग जो है ना उसको बता सको कि ऐसे होता है और आप यहाँ उनको लेकर जा सकते हैं। उनके लिए एबीए थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट ये चीज डिजाइन, उनके लिए स्पेसिफिकली यही चीज डिजाइन की गई है ताकि ऑटिज्म के बच्चों को ट्रीट किया जा सके।